राष्ट्रपति से संबंधित जो शक्तियाँ बची थी पिछले वीडियो में, उसको हम लोग इसमें कवर करेंगे। जैसे इमरजेंसी प्रोविजन क्या है, कौन सी पावर इमरजेंसी संबंधित है, आपातकालीन शक्ति उसको बोलते हैं, उसके बारे में देखेंगे। 352 संविधान के अनुच्छेद 352, 356 और 360 में ये 3 प्रकार के आपातकालीन शक्तियाँ प्राप्त हैं, जिसे आप पहले पढ़े भी होंगे और अच्छे से जानते होंगे। ये तो लूसेंट में भी आपको मिल जाएगा। ये आपके पास 3 शक्ति राष्ट्रपति को मिला है, आपातकालीन शक्ति इसको बोलते हैं। इसमें आपका एक राष्ट्रीय आपातकाल है, एक राज्य आपातकाल है और एक वित्तीय आपातकाल है। वित्तीय आपातकाल 360 है। वित्तीय आपातकाल में आज तक भारत में वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है, इसको आप याद रखिएगा। राज्य आपातकाल और नेशनल इमरजेंसी आपके सरकार में आपके राष्ट्रपति के द्वारा लगाया जा चुका है। नेशनल इमरजेंसी की जो बात करेंगे तो नेशनल इमरजेंसी पूरे देश में लगता है। राज्य आपातकाल जो लगता है वो केवल उस राज्य में जिस राज्य में शासन व्यवस्था या संविधान का उल्लंघन अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है, वहाँ लगता है। इतनी बात समझ में आई? फिर से समझ लीजिए। राज्य आपातकाल जो लगता है वो राज्य की शासन व्यवस्था, संवैधानिक तंत्र विफल हो जाने के बाद राष्ट्रपति केवल उस राज्य में जिसमें ये हो रही है परिस्थिति, वहाँ लगाता है। 356 राष्ट्रीय आपातकाल का मतलब है नेशनल इमरजेंसी, जिसके लिए प्रोविजन होना चाहिए कि राष्ट्रपति तभी नेशनल इमरजेंसी लगाएगा जब युद्ध या सशस्त्र विद्रोह अंदर आंतरिक रूप से देश में हो गया हो या बाहर से कोई युद्ध आक्रमण आपके ऊपर किया हो। दोनों स्थिति में नेशनल इमरजेंसी लगाई जाती है, राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है। 352 356 केवल राज्य में लगाया जाता है। तो राज्य तो आपके पास बहुत है, किसी एक राज्य की स्थिति खराब होगी तो केवल उस राज्य में लगेगा। आई होप आपको क्लियर हो चुका हो ये नेशनल इमरजेंसी क्या है। वीटो शक्ति जो है, राष्ट्रपति को कुछ वीटो शक्ति प्राप्त है। इस वीटो शक्ति का ये अपने विधेयक पर स्वीकृति देने के लिए ये इस प्रकार की शक्ति का प्रयोग करते हैं, वीटो शक्ति। ठीक है, पॉकेट वीटो इसी का एक पार्ट है जो संविधान के अनुच्छेद 111 में है। ये भी आपसे बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। संविधान के अनुच्छेद 111 में राष्ट्रपति को पॉकेट वीटो शक्ति का प्रावधान है। इसका मतलब यह है कि किसी भी विधेयक पे, किसी भी कानून पर अगर राष्ट्रपति अपनी सहमति देना नहीं चाहता है और असहमति भी देना नहीं चाहता है, दोनों बातें समझ लीजिए, स्वीकृति और अस्वीकृति दोनों में से कुछ नहीं बोलना चाहता है, मूड खराब है, बुलबा नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी कर लो, एकदम माथा खराब है, तब क्या करेगा? पॉकेट वीटो का प्रयोग राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति के द्वारा पॉकेट वीटो का प्रयोग तब किया जाता है जब उनको स्वीकृति और अस्वीकृति दोनों में से कोई विकल्प नहीं चुनना होता है तब। ठीक है, बाकी जो वीटो शक्ति है वो उनके पास है कि किसी भी विधेयक पर 14 दिन रख सकते हैं, 14 दिन तक विचार विमर्श कर सकते हैं, संशोधन के लिए वो सिफारिश कर सकते हैं संसद को। बाकी वीटो शक्ति में ये आपको मिलेंगी। लेकिन पॉकेट वीटो का केवल क्या अर्थ है वो आप समझ लीजिए। संविधान का अनुच्छेद 111 में है, जब राष्ट्रपति किसी भी विधेयक पर अपनी स्वीकृति या अस्वीकृति दोनों में से कोई भी चीज़ नहीं देना चाहता है तब। ठीक है, पॉकेट वीटो अधिकतम 14 दिन से अधिक का नहीं होता है। इसके बाद आप इसके आगे जब देखेंगे तो पॉकेट वीटो के बाद आपको जो समझना, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ समझना है, अभी हम आपसे पूछेंगे, जरा बताइएगा कहाँ पे आपने इसको पढ़ा है। राज्य विधायिका संबंधी शक्ति, राज्य विधायिका पर राष्ट्रपति का वीटो। मान लीजिए कि कोई कानून राज्य में बनाना है, राज्य के लिए आवश्यक है, किसी पर्सनल राज्य के लिए, व्यक्तिगत राज्य के लिए वो कानून आवश्यक है। सभी राज्यों में उसकी आवश्यकता नहीं है। जैसे कॉमन सिविल कोड गोवा में लागू है, बाकी जगह पे नहीं लागू है। तो राष्ट्रपति जब राज्य में उस कानून को लागू करना होगा तो सबसे पहले वो राज्यपाल के पास, राज्यपाल उस प्रदेश का राज्यपाल होगा ना, उस प्रदेश के राज्यपाल के पास वो स्वीकृति के लिए जाएगा। अनुच्छेद, कौन सा अनुच्छेद है ये आपको बताना है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल से राज्य में बनाए जाने वाले कानून के लिए स्वीकृति लिया जाता है। 200, अनुच्छेद 200 याद रखिएगा। मैंने पहले ही बताया था आपको, इसमें बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स बताऊंगा जो फैक्ट्स अभी तक आपने सुने भी नहीं होंगे और जाने भी नहीं होंगे। राज्यपाल जब अपनी अनुशंसा देगा, स्वीकृति देगा, तब वो किसके पास जाएगा? राष्ट्रपति के पास। और राज्यपाल से होकर राष्ट्रपति के पास जा रहा है, हस्ताक्षर तो राष्ट्रपति के ही आवश्यक हैं किसी भी कानून को बनाने के लिए, तो वो अनुच्छेद 201 के अंतर्गत जाता है। यानी राष्ट्रपति राज्य में बनने वाले कानून को लेकर जो स्वीकृति देते हैं वो अनुच्छेद 201 के अंतर्गत है, और राज्यपाल जो स्वीकृति देते हैं अपने यहाँ बनने वाले कानून पर वो अनुच्छेद 200 के अंतर्गत है। दोनों बात समझ में आ गई। राज्य विधायिका संबंधित राष्ट्रपति के पास वीटो है। ठीक है, अब आप जान लीजिए अध्यादेश। अध्यादेश का अर्थ क्या है?
थोड़ा सा इसको अच्छे तरीके से समझेंगे। ये क्वेश्चन आता है 123 अनुच्छेद 123, अनुच्छेदों की तो भरमार है, ठीक है, और बहुत इजी अनुच्छेद है, फट से आपको याद हो जाएंगे, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। उसको आप पार्ट बाय पार्ट याद करें तो 52 से 78 तक राष्ट्रपति के बारे में पूरा विवरण है, ठीक। राष्ट्रपति के विवरण का मतलब क्या, सिंपल तरीके से राष्ट्रपति होगा, ठीक है भैया, राष्ट्रपति के पद के बाद पद हो गया। अब पद पे किसी को बैठाओगे तो योग्यता चाहिए, योग्यता भी तो देखोगे, कितने दिनों के लिए बैठा रहे हो, पदावधि देखोगे, पदावधि के बाद कुछ वेतन भी तो दोगे, समझ पा रहे हो कि नहीं, वेतन दोगे। उसके बाद उनको चुनने के लिए जो निर्वाचक मंडल होगा, कौन कौन उसका वोटर होगा, निर्वाचन मंडल उसके जो होंगे कौन कौन वोटर होंगे, कौन कौन चुनने वाले भागीदार बनेंगे, अभी इस पे बात नहीं हुआ, अभी होगा, लास्ट में होगा, हम इसको इसीलिए छोड़े हुए हैं, ये है। उसके बाद जब बनाओ ना दोगे तो लास्ट में क्या करोगे, सबसे बड़ा शपथ दिलवाओगे, मैं संविधान के नियम का हमेशा पालन करूंगा, ये सब चीज़ें, कर्तव्य निष्ठा, ये सब सारी चीज़ें आप जो राष्ट्रपति के द्वारा बोली जाएगी वो शपथ में होगा। और जब आपको लगेगा कि आदमी अब हो गया है, ठीक है, गड़बड़ काम कर रहे हैं या संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं, तो 61 में आप क्या कहेंगे, महाभियोग, मतलब हटाने के लिए। पहले आपने क्या किया, बनाया और उसके बाद हटाया। 61 तक, 52 से लेकर 61 तक यही पूरा अनुच्छेदों में विवरण है इसका, ठीक। 61 से लेकर आपको कुछ परेशान नहीं होना है, 72 पे सीधे आ जाना है, क्षमादान, बात समझ पा रहे हैं। क्षमादान के बाद 73 छोड़ देना है, 74 पे आ जाना है मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति में क्यों है, क्योंकि राष्ट्रपति ही नियुक्ति करते मंत्रियों की, किसकी सलाह पे, प्रधानमंत्री की सलाह पे, कल आपने पढ़ा था। तो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति हो रहा है, इसलिए 74 में ही उनको भी रखा गया है। 74 के बाद 75 में प्रधानमंत्री है। 76 में महान्यायवादी की नियुक्ति होती है, किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, इसलिए 76 में भी महान्यायवादी है, ठीक। 78 में इनके द्वारा कैसे काम किया जाएगा, सारा संचालन कैसे होगा, उसकी बात है प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बारे में। 78 तक आपको देख लेना। उसके बाद जैसे ही शक्ति में जाएंगे तो शक्ति में आपको आगे का आर्टिकल में जाना पड़ेगा। जैसे अभी ये बात कर रहे थे हम लोग किसका, अध्यादेश का। अध्यादेश 123 पे है। सबसे पहले अध्यादेश को समझ लेना है। अध्यादेश आधा आदेश, अध्यादेश तभी लागू होता है, तभी कहा जाता है जब राष्ट्रपति 123 का प्रयोग करते हैं, अनुच्छेद 123 का प्रयोग करते हैं। संसद का कोई एक सदन, राष्ट्रपति में अध्यादेश को देखते समय आप देखेंगे कि अध्यादेश जो 123 में है, इसका सीधा सीधा ये मतलब है कि जब संसद का कोई एक सदन क्या हो, सत्र में न हो। कॉमन सेंस है। कौन सा सदन सत्र में नहीं होगा, राज्यसभा की लोकसभा। कौन सा सदन सत्र में नहीं हो सकता, या विघटित हो, कौन विघटित हो सकता है, लोकसभा। तो किसी एक सदन में ऐसा हो जो सत्र न चल रहा हो, विघटित हो, तो उस समय अगर राष्ट्रपति को लगता है कि किसी भी प्रकार की परिस्थिति ऐसी है जिस पे कानून बनाना क्या हो, अति आवश्यक है, इसी समय उसकी आवश्यकता है, तो वो अध्यादेश 123 पारित करेंगे और उसके तहत उस कानून को क्या करेंगे, लागू करेंगे, ठीक। जैसे ही वो सदन बैठेगी, नई सरकार बने या नया सदन या सत्रावसान स्टार्ट होगा, तो उस अध्यादेश पर विचार और विमर्श होगा। सदन चाहे तो उसको क्या कर सकती है, समाप्त कर सकती है, और सदन चाहे तो उसको कंटिन्यू भी कर सकती है। यही है अध्यादेश का प्रावधान। आई होप आपको क्लियर हुआ। एक कोई भी सदन ऐसा नहीं हो सकता, समझ लीजिए बात, दोनों सदन चल रहे हैं, दोनों सत्रावसान में हो, दोनों का सत्र भी प्रारंभ है, सत्र भी चालू है दोनों सदन का, और राष्ट्रपति अपने विवेक से कोई एक कानून बना दे, अध्यादेश का रूप लेके उसको पारित करा दे, ऐसा नहीं हो। क्योंकि सदन जब चल रहा है, प्रधानमंत्री बैठ रहे हैं, तो उनकी अनुशंसा, उनकी स्वीकृति, उन सब के जो सांसद जीत के आए हैं उन सब की आवश्यकता पड़ेगी। क्लियर हो गई बात। चलिए, अब इसके बाद अध्यादेश हो गया। अब इसके बाद आपका बचता है महाभियोग। महाभियोग की जो प्रक्रिया है वो बहुत ही ज़्यादा स्टूडेंटों के लिए जटिल होती है, ऐसा है नहीं। महाभियोग किसी भी एक सदन में, चाहे लोकसभा में लाओ चाहे राज्यसभा में लाओ, किसी भी सदन में लाया जा सकता है। पहले शुरुआत में, फिर दूसरे सदन में, दोनों सदन में ले जाना है, एक सदन में नहीं, दोनों सदन में ले जाना है। लेकिन ऐसा कहीं नहीं है कि लोकसभा में ही पहले आएगा या राज्यसभा में ही पहले आएगा, ठीक है। महाभियोग आप समझ पा रहे हैं 61 में है और
राष्ट्रपति को हटाने की एक प्रक्रिया है, राष्ट्रपति को उनके पद से हटाने की। सबसे पहले तो जब आप महाभियोग की प्रक्रिया प्रारंभ करेंगे, लाने का विचार करेंगे, तो लाने से पहले 14 दिन पहले आपको राष्ट्रपति को सूचना देना होगा कि हम लोग आपको क्या करने वाले हैं, हटाने वाले हैं। बड़ा गजब का मतलब देखिए वो है, राष्ट्रपति को बताना पड़ता है कि देखो हम आपके लिए ला रहे हैं। अब राष्ट्रपति सतर्क हो गए। अब राष्ट्रपति के लिए आप 14 दिन पहले उनको सूचना दे दीजिए कि आपके ऊपर हम 61 अनुच्छेद के तहत महाभियोग ला रहे हैं। आप राज्यसभा में भी पेश कर सकते हैं, लोकसभा में भी पेश कर सकते हैं। शुरुआत में अगर राज्यसभा में पेश कर रहे हैं तो यहाँ से जब महाभियोग की प्रक्रिया संपन्न हो गई तो वो किस में जाएगा, लोकसभा में। ठीक है, दोनों सदन में कितना चाहिए, 2/3। 2/3 बहुमत के आधार पर बहुमत पारित करना होगा, ये याद रखिएगा, राष्ट्रपति को अपने पद से हटाने के लिए। महाभियोग की प्रक्रिया केवल और केवल इतनी है, इससे ज़्यादा आपको कुछ भी महाभियोग में नहीं समझना है। किस आधार पे कर सकते हैं, केवल एक आधार, संविधान का उल्लंघन। यदि राष्ट्रपति के द्वारा संविधान का उल्लंघन किया जाता है तो उनको क्या कर सकते हैं, हम उनके पद से महाभियोग की प्रक्रिया के अंतर्गत उन्हें उनके पद से हटाया जा सकता है। ये भी आप जानते चलें कि संविधान में कहीं भी इसका कोई भी विवरण नहीं मिलता कि संविधान का उल्लंघन किस किस दायरे में राष्ट्रपति का आएगा, यानी कौन कौन सा ऐसा कार्य है जो राष्ट्रपति करेंगे तो संविधान का उल्लंघन होगा, इसका कोई विवरण संविधान में वर्णित नहीं है। ये भी आप समझ लें। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। आगे देखते हैं। महाभियोग की प्रक्रिया के बाद आपको एक इंटरेस्टिंग पॉइंट मैं बता दे रहा हूँ कि राष्ट्रपति जो अपने पद पे बनता है, अंतिम है आपका ये क्लास का कंक्लूजन है, राष्ट्रपति जो अपने पद पे बनता है उसको कभी भी गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। कभी भी उसके ऊपर नॉर्मल केस या FIR या इस तरह से दर्ज करके उसे दंडादेश के लिए या उसको पनिशमेंट के लिए सामने किसी जज पे, किसी कोर्ट में खड़ा नहीं किया जा सकता है। यह आपके यहाँ पावरफुल राष्ट्रपति को बनाया गया है। कब किया जा सकता है, जब वो व्यक्तिगत कृत्य करें। व्यक्तिगत कृत्य का मतलब किसी की हत्या करें, ऐसा काम जो व्यक्तिगत रूप से हुआ हो, जो IPC 1860 के दायरे में अपराध है, उसको छोड़ के ऐसा छोटे मोटे या कोई भी प्रावधान ऐसे नहीं है जो टैक्स जमा करना, बहुत सारा आय से ज़्यादा संपत्ति, इस पर आप जाएं और सीधे क्या करें, उनको गिरफ्तार कर लें। नॉर्मल प्रोसेस के थ्रू ऐसा नहीं है, राष्ट्रपति गिरफ्तारी नहीं हो सकती। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गया। राष्ट्रपति आपके देश का सबसे बड़ा प्रधान और सबसे बड़ा सुप्रीम पद है, जिसपे आपके यहाँ बहुत सारे राष्ट्रपति बैठे हैं और बने हैं। इसके बाद आपका लास्ट बचता है निर्वाचक मंडल, चुनने वाले कौन होंगे। आइए हम आपको इसको समझाते हैं। थोड़ा सा ब्लैक बोर्ड ज़्यादा हमारा साफ हो गया है। निर्वाचक मंडल, देखिए निर्वाचन मंडल में कौन होगा, यानी वोटर कौन होगा राष्ट्रपति को चुनने के लिए। सबसे पहले तो चुनाव कैसा होगा, अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। इसमें आप और हम वोट डालने नहीं जाते हैं, इसलिए इस प्रकार के चुनाव प्रक्रिया को अप्रत्यक्ष बोलते हैं। जिसमें हम सांसदीय, प्रधानी और विधायक को चुनने जाते हैं, उस प्रकार के चुनाव को प्रत्यक्ष चुनाव बोलते हैं। वोटर कौन होगा, ध्यान से समझ लीजिए। वोटर संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य जो जीत के आए हैं लोकसभा में, और राज्यसभा में जो अपने प्रदेश से भेजे गए हैं वो निर्वाचित सदस्य, यानी इनके लोकसभा में और राज्यसभा दोनों सदन के निर्वाचित सदस्य होंगे। इस बात को याद रखिएगा। मैं मनोनीत नहीं बोल रहा हूँ, इस बात को समझ लीजिए। क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, मनोनीत सदस्य कभी भी वोटर की संख्या में नहीं होते हैं। ठीक है, यानी राज्यसभा में जो 12 लोग मनोनीत होते हैं वो इसमें नहीं आएंगे। ठीक, पौंडीचेरी 2 केंद्र शासित प्रदेश, पौंडीचेरी प्लस दिल्ली, यहाँ के विधानसभा से चुने हुए जो व्यक्ति होंगे उनका। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश में 2 हो गए। इसके बाद विधानसभा, जितने भी राज्य आपके पास हैं वहाँ पर जो विधानसभा है उसमें जो निर्वाचित सदस्य हैं वो इसके वोटर बनेंगे। ठीक है, जिन राज्यों में विधान परिषद है, यही क्वेश्चन आपसे बार बार पूछ के फंसाता है, विधान परिषद है, विधान परिषद का कोई भी सदस्य नहीं होगा इनका वोटर। कभी कभी आपसे पूछा जाएगा विधान परिषद का मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के वोटिंग में भाग नहीं लेता, ऐसा नहीं है। मनोनीत भी नहीं लेता, निर्वाचित भी नहीं लेता विधान परिषद का। किस लिए नहीं लेता वो भी समझ लो। सारे प्रदेशों में विधानसभा है, विधान परिषद नहीं है। समझ पा रहे हो, जिन प्रदेशों में विधान परिषद है, विधानसभा है, वहाँ से वोटरों की संख्या ज़्यादा हो जाएगी। 6 से 7 में है,
इनसे वोटरों की संख्या ज़्यादा हो जाएगी। सॉरी। अब इनके अलावा जो हैं बाकी राज्य, उनके यहाँ केवल विधानसभा है, तो उनके यहाँ वोटरों की संख्या कम हो जाएगी। और वोटर की जो सिस्टम है, ये निर्वाचक मंडल जो बना है, इसमें खास बात ध्यान में ये रखा गया संविधान के अनुसार कि हर राज्य को समान प्रतिनिधित्व मिले, हर राज्य को समान हक मिले वोट राष्ट्रपति को वोट देने में। ठीक है, तो याद रखिएगा विधान परिषद का कोई भी सदस्य वोटिंग सिस्टम में भाग राष्ट्रपति के नहीं लेता है, और मनोनीत कोई भी सदस्य नहीं लेगा, ये भी याद रखिएगा, मनोनीत कोई भी सदस्य नहीं लेता। तो संसद, लोकसभा और राज्यसभा में निर्वाचित, पांडिचेरी और दिल्ली 2 केंद्र शासित से निर्वाचित, विधानसभा में जितने भी राज्य हैं उनसे निर्वाचित सारे सदस्य इसमें भाग लेंगे। टोटल संख्या हम आपको एक साथ बता दे रहे हैं, 4896 लोग वोटिंग सिस्टम में भाग लेते हैं राष्ट्रपति के। ज़्यादा हमें इसके बारे में विवरण इसलिए नहीं लेना है क्योंकि कुल संख्या बहुत ही ज़्यादा आपको पढ़ने में इसमें डिटेल ज़्यादा दिक्कत करेगी। एक रूल बस याद कर लीजिए, 50/2 + 1 यही आंकड़ा होता है। जिस भी कैंडिडेट को, जो राष्ट्रपति के पद के लिए खड़ा है, 2 व्यक्ति खड़े, 3 व्यक्ति खड़े, 4 व्यक्ति खड़े हैं, जिसे भी आधा से इसको आप 100/2 + 1 इसको आप ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, डिवाइड करेंगे 50 + 1 यानी 51 वोट जिसको मिल जाएगा, 100 में 51 वोट जिसको मिल जाएगा वो राष्ट्रपति बन जाएगा। आधा से अधिक होना चाहिए। ठीक, आपको समझ में आ गई पूरी बात। टोटल वोटरों की संख्या कितनी है, 4896। अगर आप कहेंगे सर थोड़ा डीपली बता दीजिए तो हम बता देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं। विधानसभा से 4120, ठीक, और 776 आपके कहाँ से हैं, संसद से। लोकसभा और राज्यसभा मिला के दोनों को जोड़ लेंगे 4896 पड़ेगा। ठीक है, एक वोटर की संख्या कितनी होती है, लगभग 10 लाख के ऊपर। वो आपको हम एक आंकड़ा जब समझना होगा तो ऐसे बता देंगे, इसके चक्कर में आप ना पड़े, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या होता है। अब ये जितना भी निर्वाचक मंडल है इसमें आपसे क्वेश्चन यही पूछता है कि मनोनीत सदस्य भाग लेता है कि नहीं लेता है, निर्वाचित सदस्य भाग लेता है। इसमें याद रखिएगा मनोनीत सदस्य जो राष्ट्रपति के द्वारा चुने जाते हैं या राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में चुने जाते हैं, वो अगली बार भाग राष्ट्रपति जो बनने के लिए आए हैं उनमें वोटिंग नहीं देंगे। ठीक, मतदान कैसा होता है, अप्रत्यक्ष होता है। दूसरा, गुप्त मतदान होता है, याद रखिएगा गुप्त मतदान होता है। और पिछली बार एक बार हुआ था एक इंसिडेंट जिसमें माननीय मुलायम सिंह जी का वोट इंडिविजुअल रूप से शो हो गया था, गुप्त नहीं रहा, तो उनके वोटों की जो वैल्यू थी वो खत्म हो गई। समझ में आ रही बात, मतलब उनका वोट अब मान्य नहीं होगा, गुप्त मतदान होता है। ठीक, इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट वरीयता क्रम में इनको रखा जाता है। लास्ट पॉइंट ये आपका राष्ट्रपति में है, वरीयता क्रम होता है, प्रेफरेंस का वोटिंग सिस्टम होता है, ये याद रखिएगा। प्रेफरेंस वोटिंग सिस्टम का मतलब 4 लोग अगर खड़े हैं, ABCD 4 लोग खड़े हैं, तो उसमें ABCD ऐसे करके सबको वोटिंग देना है, आपको एक को नहीं देना है। जितने भी वोटर हैं 4896, ये सब क्या करेंगे, पहले नंबर पे आप किसे चाहते हैं, तो भैया हम पहले नंबर पे A को चाहते हैं, तो 50 लोगों ने A को दे दिया। कुछ 500 लोगों ने कहा कि नहीं हम पहले नंबर पे B को चाहते हैं, इन्हीं को राष्ट्रपति बनाना, तो 500 लोगों ने B को दे दिया। ऐसे करके सब लोग पहले नंबर पे किसे चाहते हैं उसको देंगे वोट। उसके बाद उनसे कहा जाएगा, मान लीजिए जिनको आप पहले नंबर पे चाहते हैं वो नहीं जीत पाए, तो आप उनके अलावा किसको ऑप्शन में देखना चाहते हैं, तो दूसरे नंबर पे वो जिसको चाहेंगे कि चलो मेरा ये कैंडिडेट अगर नहीं जीत पाता है तो ये नहीं तो ये सही, तो उसको वोट देंगे। ऐसे करके प्रीफरेंस वो देते हैं, ऐसा नहीं कि पूरा वोट एक लोग को चला जाएगा। समझ में आ रही बात। पहले राउंड में काउंटिंग होगी और जो सबसे कम वोट पाया होगा, 4 में, 3 में, 2 में, जो सबसे कम वोट पाया होगा उसको बाहर कर दिया जाएगा। उसके अलावा जो उसे प्रेफरेंस मिला होगा पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे, वो क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा पहले, दूसरे, तीसरे वाले को, यानी चौथा वाला बाहर हो गया। और चौथे वाले को जो और प्रेफरेंस मिला है पहले नंबर के अलावा, दूसरे नंबर पे भी उस चौथे वाले को मान रहे थे कुछ लोग तीसरे नंबर पे चौथे वाले को मान रहे थे, उनका वो संख्या क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा ऊपर वाले पर। दूसरे राउंड तक जाते जाते ये प्रेफरेंस क्वालिटी में ट्रांसफर वोटिंग सिस्टम के आधार पर क्या होता है कि 2 लोग चुने जाते हैं। 2 लोग में जिनके पास ये वाला आंकड़ा आ जाता है, यानी 50% से अधिक, 50% से अधिक उनके पास जैसे वोट आ जाता है वो स्वतः ही जीत जाते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई। ये ट्रांसफर सिस्टम है। आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन, राष्ट्रपति का चुनाव सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पूरे क्लास का ये क्वेश्चन है, बार बार आपको देखने को मिलेगा। राष्ट्रपति का चुनाव निम्नलिखित में से किस आधार पर होता है?
एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा। सबका मतलब यही है, वरीयता क्रम के अनुसार ट्रांसफर सिस्टम, समझ रहे हैं, एक से दूसरे में ट्रांसफर हो जाना। तो आपको ये याद रखना है कि एकल संक्रमणीय प्रणाली के ट्रांसफरल को बोलते हैं एकल संक्रमणीय हिंदी में, उसके आधार पर इनका क्या होता है, वोटिंग सिस्टम होता है। विधायक और सांसद में ऐसा नहीं होता है, एक व्यक्ति खड़ा है, सारे लोग क्या कर दिए, जिसको देना है सपा को दिए, बीजेपी को दिए, उनको दिए, उनको दिए, किसी का वोट ट्रांसफर नहीं होता है। जो सबसे अधिक वोट पाता है वो जीत जाता है। यहाँ ऐसा नहीं है, सबसे अधिक वोट जो पहले राउंड में कोई ना कोई तो पाया ही होगा ना। पहले राउंड में मान लीजिए ए है, बी है, सी है, डी है, इसको 2000 वोट मिला, इसको मान लीजिए कि 3000 वोट मिला, सॉरी इसको मान लीजिए कि 500 वोट मिला, इसको मान लीजिए 700 वोट मिला, ऐसे करके तो आपको दिखेगा कि एक लोग को तो सबसे अधिक मिला तो वो राष्ट्रपति बन जाएगा। बाकी चुनाव की तरह ऐसा नहीं है इसमें, यही बात मैं आपको समझा रहा हूँ। इसमें क्या होगा कि ये जो नीचे वाले हैं ये दूसरे नंबर पे किसको रखे थे, ए को रखे थे, बी को रखे थे, सी को रखे थे। मान लीजिए कि डी वाले में 50 लोग ऐसे थे जो दूसरे नंबर पे ए को देखना चाह रहे थे, तो 50 लोग का वोट इसमें जुड़ जाएगा, ये 2050 हो जाएगा। इसी को कह रहे हैं ट्रांसफरेबल सिस्टम। वोटिंग ट्रांसफर सिस्टम इसमें होती है जो वरीयता क्रम के आधार पर चुना जाता है। इसलिए राष्ट्रपति प्रत्येक सदन के प्रत्येक व्यक्ति के प्रत्येक वोटर का राष्ट्रपति हो जाता है, क्योंकि उसने कहीं ना कहीं इस व्यक्ति को जो लास्ट में चुना गया है किसी न किसी प्रेफरेंस पे रखा था, पहला नहीं तो दूसरा, दूसरा नहीं तो तीसरा। यानी वो ये नहीं कह सकता कि ये मेरा राष्ट्रपति नहीं है, कहीं ना कहीं उसके मन में राष्ट्रपति का पद वो वाला था। लेकिन आप जब सांसद विधायक चुनते हैं तो बहुत लोग कहते हैं मैंने सपा को वोट दिया, मैंने बसपा को वोट दिया, लेकिन बीजेपी के सांसद या विधायक जीत गए, तो ये हम कह सकते हैं कि 500 वोट जो मिला है किसको, सपा को, सपा का वो विधायक नहीं है, स्वतः ही बन जाता है। लेकिन सपा वाले किसको वोट दिए थे, सपा को दिए थे। इसलिए ये जो सिस्टम है अप्रत्यक्ष है, और जो हम सांसद विधायक में चुनाव वाला लेते हैं वो प्रत्यक्ष है। दोनों में से बेहतरीन व्यवस्था संविधान में माना जाता है, और संविधान के विधिवेता या संविधान के जानकार कहते हैं कि ये अप्रत्यक्ष वाला सिस्टम अच्छा है। लेकिन हर जगह के चुनाव में हम अपने यहाँ इस सिस्टम को नहीं लगा सकते, वरीयता क्रम करना होगा, इतना बड़ा वोटिंग सिस्टम, इतने ज़्यादा वोटर, सबका अगर काउंट करने लगे तो पता नहीं कितने दिन में रिजल्ट निकलेगा। यहाँ तो 4896 केवल वोट है। आप अपने विधायक क्षेत्र में देख लीजिए 5 लाख 7 लाख वोट होता है, सबका ट्रांसफर होने लगे तो बहुत सारी दिक्कतें हो जाएंगे, इसलिए ये सिस्टम नहीं है। आई होप राष्ट्रपति संबंधित आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं फंसना चाहिए। आप अच्छे से इसको एक नोट्स के तरह, पूरा कंप्लीट स्टोरी के तरह अपने आप लिखिए और मेमोराइज करिए, और जितने भी MCQ हो सकते हैं इससे संबंधित आप बनाइए। ठीक है, धन्यवाद।